हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और मैथ सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। और उस मैथमेटिक्स में जो टॉपिक चल रहा था, प्रीवियस वीडियो आप लोग, हमको लग रहा है, आशा है कि देख चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, सभी लोग देखें। इससे कुछ ना कुछ आपका भलाई होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाएंगे और आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, या पढ़ लेंगे आप लोग तो उससे आपका कोई नुकसान होगा, मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बेटा। आप लोग पढ़ोगे और फिर एक बार स्कूल खुलेगा तो पढ़ाया जाएगा, तो हमको लग रहा है कुछ ना कुछ रिवाइज ही हो जाएगा आपका, और हमको लग रहा है कि वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, पक्का हो जाएगी आपके लिए। मतलब जो पढ़े होंगे उसको रिवाइज कर जाएंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो रिलेशन हम पढ़ा रहे थे और एक्सरसाइज भी 1.1 स्टार्ट किए थे, और उसमें हम 1 के जो 4 क्वेश्चन हैं वो करा चुके थे। 5वां क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, समझाए थे, लेकिन आपको शायद समझ में आया हो या ना आया हो। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कराना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, एक जो क्लास है एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है आपका 1.1। 1.1 में पहले क्वेश्चन का 5वां है। कह रहा है कि ए रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। ए क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक ना, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, याद रखिएगा। और आर इसी पे डिफाइंड है, मतलब आर क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इसके मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब मान लीजिए कि इसमें बहुत से लोग हैं, उनका सेट है, और उन लोगों के सेट का फिर उन्हीं के लोगों के सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमको जो ऑर्डर पेयर मिलेगा, ठीक ना, एक्स कामा वाई, जो किस में होगा, ए क्रॉस ए में होगा, वो एक्स भी ए का एलिमेंट होगा, वाई भी ए का एलिमेंट होगा। और चूंकि ए और एक्स और वाई ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग्स में ये भी हो सकता है कि दोनों मेल हो, दोनों फीमेल हो, या पहला मेल हो दूसरा फीमेल हो, और ये भी हो सकता है पहला मेल हो दूसरा फीमेल, पहला फीमेल दूसरा मेल, इस टाइप की कॉम्बिनेशन इसमें होंगे। चलो उस पर हमको नहीं जाना है। अब पहले के 5वें में पहला क्वेश्चन दिया है, उसको देखते हैं। आर है और इसमें दिया हुआ है एक्स कामा वाई such that x and y work at same place, ये दिया है। और आपसे पूछा है ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, और ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए, सॉल्यूशन है रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव है। आप जानते हो कि x एंड x itself, since x and x itself work at same place, नहीं, मतलब यदि दोनों सेम आदमी मान लिया जाए, राम और राम, तो राम जहाँ होगा वही तो राम होगा। समझ में आ रही बातें? तो x और x itself हमेशा एक ही प्लेस पे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी दो जगह हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो x और x itself एक ही प्लेस पे होंगे, वर्क करेंगे, एक ही प्लेस पे होंगे, एकदम ऑब्वियस है। इट इज़ ऑब्वियस दैट, लिख लीजिए, इट इज़ ऑब्वियस, मतलब स्पष्ट, VIOUS, ऑब्वियस, इट इज़ ऑब्वियस x एंड x itself वर्क एट सेम प्लेस। एकदम ये स्पष्ट है कि x एंड x itself क्या होगा, सेम प्लेस पे वर्क करेगा। और इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि यदि x और y सेम प्लेस पे वर्क करेंगे तो x कामा y R में होगा। तो यहाँ पर x और x दोनों सेम प्लेस पे हैं, इसलिए x कामा x कहाँ होगा, बिलोंग्स टू R हो जाएगा। और ये x कहाँ का एलिमेंट है, x है यहाँ का एलिमेंट है। x एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग लेंगे तो वो खुद के साथ पेयर बनाने लगेगा, क्योंकि हर आदमी को लिया जाए, किसी भी आदमी को लिया जाए, वो मेल हो या फीमेल हो, वो हमेशा उनका आर्डर पर इसलिए एक साथ हो जाएगा। जैसे राम है और राम है,
ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें होगा, और ये इस रिलेशन में इसलिए होगा कि दोनों चूँकि राम है, एक ही आदमी है, तो दोनों एट ए टाइम एक ही जगह हो सकते, एक ही आदमी दो जगह तो हो नहीं सकता है। तो x कामा x बिलोंग्स टू r होगा। ये किसके लिए हुआ? किसी भी एक एलिमेंट, सारे ए के सारे एलिमेंटों के लिए ऐसा होगा। और अब जानते हो कि ये डिफिनीशन ही है रिफ्लेक्सिव की, कि x कामा x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देन r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? सिमेट्रिक की बात करते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक में आते हैं, सिमेट्रिक में आपको बताए थे कि यदि इस प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे तो हमेशा सिमेट्रिक में आप एक ऑर्डर पेयर लेके चलते हो। किस में? रिलेशन में। तो हम मान लेते हैं पहले ही लेट x कामा y बिलोंग्स टू r। अब यदि कोई ऑर्डर पेयर r में बिलोंग करेगा तो x एंड y क्या होगा? वर्क एट सेम प्लेस। ध्यान से देखिए, यदि x कामा y रिलेशन में है तो बाय डिफिनीशन कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। तो यदि x कामा y r में मान के चलते हैं तो x और y दोनों के दोनों सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। अब यदि x और y वर्क एट सेम प्लेस तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि y एंड x इज आल्सो वर्क एट सेम प्लेस। अब ये देखिए, यदि y और x यदि सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो y कामा x भी तो r में होगा। ध्यान से देखिए, x और y यदि एक जगह काम कर रहे हैं तो x कामा y r में है, x कामा y r में है। और यदि मैं कहूँ कि y और x भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे तो y कामा x भी क्या हो जाएगा? r में हो जाएगा। ध्यान से देखिए डिफिनीशन क्या कर रहा है? डिफिनीशन कह रहा है कि इसमें वही ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें पहला और दूसरा दोनों सेम प्लेस पे वर्क करें। यदि x और y सेम प्लेस पे होगा तो x कामा y होगा। यदि x कामा y r में है, इसका मतलब x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, और x कामा y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब y और x भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। और यदि y और x सेम प्लेस पे वर्क करेंगे तो y कामा x भी r में होगा, क्योंकि यही तो r की डिफिनीशन है। दिस इम्प्लाई दैट y कामा x बिलोंग्स टू r। अब अभी बता के चल रहे थे कि यदि कोई ऑर्डर पेयर r में हो और उसका रिवर्स भी r में हो जाए, और ये क्या केवल दो ही एलिमेंट x और y के लिए ऐसा होगा? नहीं, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर पेयर जो r में बिलोंग करेगा उसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। रिवर्स कर देंगे, रिवर्स एग्जिस्ट इसलिए करेगा कि यदि आप कहें कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस तो आप ये भी कहोगे कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। तो y और x भी सेम प्लेस, x और y सेम प्लेस पे वर्क करेगा तो y और x भी सेम प्लेस पे वर्क करेगा, और y और x सेम प्लेस पे वर्क कर गया मतलब y कामा x भी r में हो जाएगा। और किसी एक पार्टिकुलर या ऑर्डर पेयर के लिए नहीं होगा, सारे ऑर्डर पेयर के लिए होगा। ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a। ये जो भी a में जो भी एलिमेंट है x कामा y सबके लिए ऐसा होगा। और आप डिफिनीशन ही सिमेट्रिक का जानते हो कि कोई ऑर्डर पेयर r में है और उसका रिवर्स भी r में कर जाए तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये किसके लिए? सारे ऑर्डर पेयर की बात होती है। r में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबका रिवर्स उसी में होगा तो वो सिमेट्रिक होता है। चलिए अब आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव कहता है कि दो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। लेट x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाई दैट x एंड y work at same place and y and z is also work at same place। तो x और y दोनों के दोनों सेम प्लेस पे हैं और y और z भी सेम प्लेस पे हैं। अब ये बताओ, यदि x और y सेम प्लेस है, y और z, तो यहाँ दिख गया कि y जहाँ है वहीं x है, और यहाँ से दिख गया कि y जहाँ है वहीं z है। मतलब जहाँ पे y है वहीं पर x है, जहाँ पर y है वहीं पर z है। मतलब ये तीनों एक जगह होंगे। तो ये भी तो कह सकते हो कि x और z एक जगह हैं। दिस इम्प्लाई दैट x एंड z वर्क एट
सेम प्लेस। और यदि x और z सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं मतलब x कमा z कहाँ हो जाएगा, बिलोंग्स टू r। अब देखो दो ऑर्डर पेयर लेके चले थे, कैसा ऑर्डर पेयर लेके चले थे कि एक का सेकंड एक के फर्स्ट के इक्वल हो, और इस तरह से ऑर्डर पेयर हम लेके चले थे और दिखा दिए कि पहला और इसका सेकंड का ऑर्डर पेयर भी r में हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये सबके लिए होगा x y z बिलोंग्स टू a। और यदि ऐसा होगा तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव की आपको डिफिनीशन बता चुके हैं बेटा, ठीक ना। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। डिफिनीशन आपको, हमको लग रहा है कि किसी को दिक्कत नहीं होगा, जिसको दिक्कत होगा वो क्या करेगा, रिवाइंड करके अपना इसको देखेगा, ठीक है। कैसे भाई, x और y यदि r में है तो x और y दोनों सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, और y और z r में है तो हमेशा y और z भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। इसका मतलब जहाँ y है वहीं x है, जहाँ y है वहीं z है। तो जहाँ पर y है वहीं x है, जहाँ पर y है वहीं z है, मतलब x y और z तीनों एक जगह हैं। मतलब ये हुआ कि x और z भी सेम ही प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, और x और z सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं मतलब x कामा z भी क्या होगा, r में होगा, इसलिए r क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सेम है। यहाँ पर दिया है x कामा y, x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। बात वही है, सेम प्लेस पे वर्क करे या सेम लोकेलिटी में रहे, सब बस वही क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन में रिप्लेस कर लो वर्क एट सेम की जगह लिव इन द सेम लोकेलिटी, पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ है उसको हटा दोगे तो ये सॉल्यूशन पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ मत कीजिए, वर्क एट सेम प्लेस की जगह लिव इन द सेम लोकेलिटी इसमें रिप्लेस कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। वर्क करे एक जगह या एक जगह रहे, बात एक ही है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन आराम से पढ़िए, समझिए। हाँ, तो पांचवे का सेकंड नहीं, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कह रहा है कि x समा y x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। कह रहा है कि इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर होगा जिसमें क्या होगा, x हमेशा क्या होगा, y से 7 सेंटीमीटर टालर होना चाहिए। क्लियर। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें वही ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जिसमें पहला वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर होना चाहिए। मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल में बता रहे हैं, यदि इसकी हाइट 14 है तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। यदि इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि यही ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करेगा। क्यों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x इस y से कितना है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर है, और कौन सा हो सकता है, मान लीजिए 16 है तो इसकी वैल्यू 9 होगी। यहाँ पर देखिए y 9 सेंटीमीटर, ये 16, x क्या है, एग्जैक्टली होगा 7 सेंटीमीटर टालर है तो ये भी r में होगा। लेकिन 15,9 नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर 9 की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू 9 है, और ये जो x की वैल्यू है क्या है, y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 15 आ गई। तो यहाँ पर जो x बड़ा तो है, लेकिन कितना बड़ा है, केवल 6 सेंटीमीटर बना है, और वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 7 होना चाहिए, मतलब ना 7 से अधिक ना 7 से बड़ा। मतलब ये भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पर 20 लिख दिया जाए, यहाँ 8 लिख जाए, यहीं पे नहीं होगा, क्योंकि y तो 8 आ गया, लेकिन x की वैल्यू 20 है, और यहाँ पर x जो बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है भाई, देखो 8 + 12 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। अभी बता रहे थे कि इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा जिसमें पहले वाले की हाइट दूसरे वाले की हाइट से क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए। यदि उससे 7 सेंटीमीटर से बड़ा है वो भी इसमें नहीं होगा, नहीं 7 सेंटीमीटर से
कम है बड़ा तो वो भी नहीं इसमें होगा। एग्जैक्टली मतलब एकदम एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर, यदि y की हाइट जो है जितनी भी है उससे एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है x, तब तो उसका ऑर्डर पेयर r में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव पे अब ये बताइए, कोई आदमी है खुद से क्या 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं भाई, कोई भी आदमी खुद के बराबर हो सकता है, खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होता। तो यहाँ लिखिए सिंस x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than x, या यहाँ लिख ली इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ not possible that x is exactly 7 centimeter, x is exactly 7 centimeter taller than x। ये संभव ही नहीं है कि x क्या हो खुद से, ठीक है ना, x से ही 7 सेंटीमीटर टालर हो। इसका मतलब ये हो गया कि x कामा x बिलोंग ही नहीं करेगा किस में, रिलेशन में। कोई भी x ले लो a का, ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर दैन x। कोई भी आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर टालर तो हो नहीं सकता है, और खुद से 7 सेंटीमीटर टालर नहीं होगा एग्जैक्टली, तो उन दोनों का ऑर्डर पेयर भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रिलेशन में तो दिया है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इसमें ज़रूर होंगे, लेकिन ये होना चाहिए कि ये पहला वाला दूसरे से क्या होना चाहिए, x की वैल्यू दूसरे से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टालर होना चाहिए। मतलब y में 7 सेंटीमीटर जोड़ने पर x मिलना चाहिए, और चूँकि दोनों x लेंगे तो हमेशा दोनों बराबर होगा, बड़ा छोटा तो होगा नहीं। तो वहीं लिख दिए हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर दैन x, देयरफॉर x का x तो r में होगा नहीं, और यदि इस टाइप का ऑर्डर पेयर r में नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा है सिमेट्रिक। अब मान लेते हैं कि x का बार बार कह रहे हैं कि यदि प्रूफ करना होगा तो हमेशा एक ऑर्डर पे रिलेशन में लेके चलेंगे सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। डिस्प्रूफ तो एग्जाम्पल से हो जाता है, लेकिन प्रूफ यदि प्रॉपर्टी से करना है तो मान लेंगे कि एक ऑर्डर पेयर x कामा y r में है, और ये मान के हमको ये भी दिखाना होगा कि y कामा x भी r में होगा। यदि x कामा y r में मान लिए हैं और ये दिखा देते हैं कि y कामा x r में नहीं है, इसका रिवर्स r में नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। और ये दिखा देंगे कि y कामा x भी r में है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये मान लिया हमने, और यहाँ से डिफिनीशन निकल के आएगा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर दैन y। अब ये बताइए, यदि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब y क्या होगा, x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ठीक ना। दिस इम्प्लाई दैट y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर दैन x। ध्यान से देखिए, और यहाँ से पता चल गया y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर दैन x। y की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर है x से। और यहाँ पर कह रहा है कि इस टाइप की डिफिनीशन यदि कोई फॉलो कर रहा है दो एलिमेंट, तब तो x कामा y r में होगा, लेकिन यदि स्मॉलर आ गया तो r में नहीं होगा। यदि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर दैन x होता तब y कामा x r में होता है, लेकिन पहले ही x कामा y r में ले चुके हैं। इसका मतलब x क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। यदि x 7 सेंटीमीटर y से बड़ा हो गया तो सीधी सी बात है y तो छोटा हो जाएगा, बड़ा तो होगा नहीं। और इस प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को y और x नहीं होल्ड कर रहे हैं, इसलिए y कामा x क्या होगा,
डज नॉट बिलोंग्स टू आर होता है। ये बिलोंग कब करता है? ये बिलोंग तब करता है जब y इज़ आल्सो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर दैन x होता तब। लेकिन पहले ही x टालर हो गया तो y तो छोटा होगा ना भाई, टालर कैसे हो सकता है y, और इसलिए ये वाला नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें? चलिए अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का केस क्या है? ट्रांजिटिव में बताए थे कि दो ऑर्डर पेयर लेके चलिए। देखिए लेट x कामा वाई एंड y कामा z बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाई दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y and y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than z। अब देखिए x क्या है? y से 7 सेंटीमीटर टालर है और y क्या है? z से 7 सेंटीमीटर टालर है। इसका मतलब x क्या होगा? z से 14 सेंटीमीटर टालर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दिस इम्प्लाई दैट x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टालर दैन z। ठीक है, x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि x y से 7 बड़ा है, मतलब x इक्वल टू क्या होगा? y प्लस 7, और y इक्वल टू क्या होगा? z प्लस 7। अब y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो x इक्वल टू क्या होगा? y की वैल्यू क्या है? z प्लस 7 तो x इक्वल टू हो गया z प्लस 14। मतलब x की वैल्यू z से कितनी अधिक है? 14 अधिक है। इसका मतलब x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टालर देन z। यहाँ से भी क्लियर है कि x यदि y से 7 सेंटीमीटर और y z से 7 सेंटीमीटर, मतलब x z से कितना होगा? 14 सेंटीमीटर टालर होगा। और अभी बता रहे थे कि इसमें कोई ऑर्डर पेयर तभी होगा जब पहला वाला दूसरे से एग्जैक्टली 7 हो, 7 से ना अधिक हो ना कम हो। यहाँ तो 14 हो गया, तो 14 वाला बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब x कामा z डज नॉट बिलोंग्स टू r। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों ऑर्डर पेयर हम लेके चले थे और हमने दिखा दिया कि x कामा z डज नॉट बिलोंग्स टू r। देयरफॉर क्योंकि बताया गया है ये दोनों ऑर्डर पेयर यदि r में एग्जिस्ट कर गए तो x कामा z को होना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये क्या था? ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था, और ना ही क्या था? ट्रांजिटिव था। चलिए ये सी हो गया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मस्त क्वेश्चन, जो आपको ऑनलाइन भी कहीं कहीं गलती दिखेगा, उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। क्यों गलत होता है आपको बताया जाएगा। बार बार जब हम हट रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना लीजिए चाहे तो। बहुत एनसीईआरटी की बुक जो लोकल प्रिंट होके आती है उसमें भी आंसर गड़बड़ होगा, देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या करेक्ट है वो अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुतों जगह गलत है। तो पहले का 5वें का क्या है आपका? डी है। पहले के 5वें का डी कह रहा है कि आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। वाइफ ऑफ वाई मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर होगा जिसमें पहला दूसरे का क्या हो? वाइफ हो। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब क्लियर हो गया कि पहला तो फीमेल होगा और दूसरा तो क्या होगा? मेल होगा। ठीक है ना? एक्स क्या है? इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स है जो वाई की वाइफ है। चलिए भाई, तो अब आते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में ये बताइए कि यदि ह्यूमन बीइंग की ही बात करिए, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल हो सकता है, तो क्या दो मेल ही मिल के, दोनों मेल है तो क्या एक दूसरे का वाइफ हो सकता है? अब ये वाला मत समझ लीजिएगा, जो आजकल कानून बना है ना उसके हिसाब से मत सोचिए, क्योंकि इस समय तो कुछ भी है, दो मर्द भी शादी कर सकते हैं, दो औरतें भी शादी कर सकते हैं, बाइलिंगुअल हो सकता है। ठीक ना? बाइलिंगुअल उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, मतलब दोनों सेम जेंडर हो सकते हैं। बहुत देशों में ऐसा हो भी रहा है, अपने देश में तो मालूम नहीं है कि नहीं, मुझे ये सब पता भी नहीं है।
तो आजकल ये है कि दो फीमेल या दो मेल अपनी मर्जी से रजामंदी से एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में रह सकते हैं। क्लियर हो रही बातें। लेकिन जो पुरानी परंपरा है उसके हिसाब से एक फीमेल ही एक मेल का क्या होगी, वाइफ होगा, वाइफ होगी। समझ में आ रही बात। एक फीमेल ही एक मेल की वाइफ होगी। अब ये बताइए कि यदि दोनों मेल लिया जाएगा तो क्या एक दोनों सेम मेल, सेम, नए परंपरा में भी क्या हो सकता है, दोनों को सेम मान लिया जाए, एक्स और एक्स इटसेल्फ, तो कभी भी क्या एक्स एक्स की वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्लियर। क्योंकि दोनों चूँकि सेम आदमी हैं, वाइफ हस्बैंड होने के लिए तो दो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए ना, एक मेल एक फीमेल होनी चाहिए। या मान लेते हैं कि दोनों मेल होना चाहिए, तो दोनों मेल होना चाहिए तो दोनों अलग अलग लोग होने चाहिए ना। खुद का वाइफ थोड़ा नहीं, हम अपना अपना वाइफ बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, कोई भी अपनी वाइफ नहीं बन सकता है। तो यहाँ लिखिए सिंस it is not possible that X is wife of X itself। ये पॉसिबल ही नहीं है कि X क्या हो, खुद की वाइफ बन जाए। कोई भी आदमी या कोई भी औरत खुद की वाइफ नहीं हो सकता है, वो भले ही दोनों फीमेल हो। भाई यदि नया भी मान लेते हैं, नया कल्चर भी इस क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं कि दोनों मेल भी होंगे तो हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, तो ये बता लीजिए कि दोनों अलग अलग लोग होते हैं ना, दो मेल होता है या दो फीमेल अलग अलग होती हैं, तब ऐसा होता है ना। खुद का वाइफ कैसे हो सकता है? कोई भी आदमी कह सकता है कि, या कोई भी औरत कह सकती है कि मैं खुद ही अपनी वाइफ हूँ, नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स इटसेल्फ और देयरफॉर एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे ए का कोई भी, ए क्या था, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। याद करो पहले में जो दिया है सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उस पर ही चल रहा है। और इस तरफ का यदि रिलेशन किसी इस टाइप का ऑर्डर पर यदि किसी रिलेशन में नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक में बता रहे थे बार बार कि एक ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में लेके चलेंगे। याद रखिएगा, जब भी सिमेट्रिक आएगा एक ऑर्डर पेयर मान लेंगे कि रिलेशन आर में है। यदि x कामा वाई आर में है तो x इज वाइफ ऑफ y। क्वेश्चन में दिया है यदि x कामा वाई आर में है तो x इज वाइफ ऑफ y। ये बताइए यदि x इज वाइफ ऑफ y हो गया तो y क्या होगा, y इज कहलाएगा हस्बैंड ऑफ x। क्लियर हुई बातें। और y यदि वाइफ होता है x का तब तो y का मैं x आर में होता, लेकिन y तो हस्बैंड बन गया किसका, x का। बात समझ में आ रही है भाई? ध्यान से देखिए, x इज वाइफ ऑफ y, x क्या है, वाइफ है y का, तो y इज हस्बैंड ऑफ x। और y यदि हस्बैंड हो गया तो y कामा x आर में नहीं होगा। आर में तो वही ऑर्डर पेयर होगा जिसमें पहला क्या हो, दूसरे का वाइफ हो। यहाँ तो पहला हस्बैंड बन गया और दूसरी क्या हो गई, वाइफ हो गई, तो भी ये वाला इस रिलेशन में नहीं होगा। इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर होगा जिसमें फर्स्ट है दूसरे का वाइफ हो, मतलब पहला फीमेल होना ज़रूरी है, दूसरा मेल होना ज़रूरी है। यदि x कामा वाई आर में डालते हैं तो ये तो फीमेल है, ये तो मेल है, मतलब वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा, ये वाइफ होगा, सीधी सी बात है। ये क्या होगा, वाइफ होगा, ये हस्बैंड हो गया। तो यदि x कामा वाई वाइफ कामा हस्बैंड है तो भाई आप हस्बैंड कामा वाइफ तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पहला वाइफ दूसरे का है तभी जाके वो इसमें होगा। यदि पहला हस्बैंड हो गया तो वो ऑर्डर पर इसमें नहीं होगा। तो इसमें तो पहला हस्बैंड हो गया और दूसरा वाइफ हो गया, इसलिए वो रिलेशन में होगा ही नहीं होगा। और इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर, आइए उधर देखते हैं, ठीक ना। यही बहुत क्वेश्चन गलत दिया है, बहुत जगह सॉल्यूशन देखेंगे ऑनलाइन तो गलत ही मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रिलेशन में ट्रांजिटिव में बताए थे कि दो ऑर्डर पेयर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में एक ऑर्डर पेयर लेके चलोगे और ट्रांजिटिव में हमेशा दो लेके चलोगे। लिखिए लेट
एक्स कामा वाई, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स कामा वाई में आर है तो क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। यदि एक्स कामा वाई आर में है तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई कामा जेड बिलोंग में आर में है तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिटिव होने के लिए यदि ये दोनों आर में बिलोंग करेंगे तब इसकी बात होने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये बताइए कि यहाँ से थोड़ा सा लेट इफ पॉसिबल लिखिए, पॉसिबल एक्स कामा वाई, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अब लिखिए सिंस एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, this implied x is wife of y, therefore x is female and y is male, therefore y is not wife of any z। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमने तो मान लिया कि संभव है कि एक्स कामा वाई, वाई कामा जेड आर में है, लेकिन जैसे ही एक्स कामा वाई आर में होगा, एक्स कामा वाई क्या होगा, आर में होगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई होगा, क्योंकि डेफिनेशन है। एक्स वाइफ हो गया तो एक्स तो फीमेल हो गया, और वाई का वाइफ है तो वाई हस्बैंड हो गया, तो वाई क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ये बताइए कोई भी मेल किसी भी का वाइफ हो सकती है क्या, नहीं हो सकता है। ये अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये पुराना वाला कल्चर, ये जो नया वाला है ना, ये सिस्टम छोड़ दीजिए। ये मान के चलिए कि हस्बैंड वाइफ में वाइफ फीमेल होनी है और हस्बैंड मेल होना है, तो ये तो पता चल गया कि वाई इज़ मेल, मतलब वाई क्या है, मेल है। और याद रखिए कि यदि वाई मेल हो गया तो वो किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वाई इज़ नॉट वाइफ ऑफ एनी जेड, किसी भी जेड का वाइफ नहीं हो सकती। और वही नहीं हो सकता है तो वाई कामा जेड क्या होगा, वाई कामा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और आपको बताया गया था, ठीक है ना, हाँ, वाई कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड, दैट इज एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड are not exist in रिलेशन आर। इसका मतलब एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड दोनों एक साथ रिलेशन में नहीं हो सकता है। जो ये पॉसिबली हम मान के चले थे वो होगा ही नहीं, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं होंगे, मान लीजिए कि इसको मान के चलते हो एक्स कामा वाई आर में है, एक्स कामा वाई आर में है तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, और एक्स इज वाइफ ऑफ वाई मतलब एक्स इज फीमेल हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो वाइफ हो गया और वाई क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। और यदि एक्स फीमेल हो गया, वाई मेल हो गया, और वाई मेल हो गया तो वाई यदि मेल है तो वो किसी भी आदमी का वाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि मेल किसी का वाइफ नहीं होती है, फीमेल हो सकती थी, ये तो मेल है, मेल किसी का वाइफ नहीं होगा, किसी भी जेड का, मतलब वाई कामा जेड आर में होगा ही नहीं। इसका मतलब एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड आर नॉट एग्जिस्ट इन रिलेशन आर, मतलब ये दोनों के दोनों एलिमेंट एक साथ, दोनों ऑर्डर पर एक साथ आर में नहीं होंगे। और आपको बताए थे कि इस टाइप की यदि सिचुएशन नहीं आती है कि एक का सेकंड एक का फर्स्ट के बराबर हो तो वो ऑलरेडी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। देयरफॉर आर इज ऑलरेडी ट्रांजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये सुन लीजिए। इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको हम बता नहीं सकते। इसको जब ऑनलाइन चेक करेंगे ना इसका सॉल्यूशन तब मज़ा आएगा, क्योंकि बहुतों जगह गलत दिया है, देख लीजिएगा। चलिए, और इसी तरह है दूसरा ई देख लेते हैं। इसमें ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत शानदार हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
अब नेक्स्ट बता रहे हैं ये भी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ई, पहले के पांचवे का ई, ठीक ना। अब इसमें है एक रिलेशन, ये रिलेशन कह रहा है x कामा वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। पहला रिफ्लेक्सिव में ये बताइए, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट x इज फादर ऑफ y, फादर ऑफ x। अब ये देखो, ये पॉसिबल है नहीं है कि कोई आदमी खुद का पिता हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये गाली के लिए भले आप लोग दे देते हो, गाली तुम लोग को मालूम हो गया इस पर क्या गाली फिट बैठेगा, लेकिन एक्चुअली वे पॉसिबल नहीं है, वो गाली तक ही सीमित है। एक्स इज ए फादर ऑफ एक्स इटसेल्फ का मतलब ये हुआ कोई भी आदमी खुद का पिता नहीं हो सकता है। और यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा हो रहा है तो x कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x कामा एक्स क्या होगा? r में नहीं होगा। डज नॉट बिलोंग्स टू r मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। चलिए, x कामा एक्स r में नहीं हो सकता है। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या लेंगे? चलिए, सिमेट्रिक में बार बार कहने की एक ऑर्डर पेयर लेके चलो। कौन सा? लेट x कामा वाई बिलोंग्स टू r। और यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू r मतलब x इज ए फादर ऑफ y ना, x इज फादर ऑफ y। अब ये बताओ, यदि x y का फादर है तो y इज क्या होगा? y इज सन ऑफ x, सीधी सी बात है। और यदि y इज फादर ऑफ x होता तब तो y कामा x r में होता, क्योंकि डिफिनीशन है पहला पापा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? सन होना चाहिए। x हमेशा y का फादर होना चाहिए। जिस भी ऑर्डर पेयर का पहला पिता दूसरा बेटा होगा वही इसमें होगा। और जब x कामा वाई आर में लिए तो पहला तो पिता हो गया, फादर हो गया, दूसरा सन हो गया। तो फादर कामा सन है तो सन कामा फादर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर करने का मतलब क्या हुआ कि पहले वाला को फादर कहना है। और जब यहाँ पर ऑलरेडी ये पता चल गया कि पहला फादर है मतलब एक्स फादर है और वाई क्या है? सन है, मतलब वाई इज सन ऑफ एक्स। यदि वाई इज फादर ऑफ एक्स होता तब वाई कामा एक्स होता, किसमें? आर में। तो x इज फादर ऑफ y हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि x फादर हो y का और फिर y फादर हो जाए x का, ऐसा नहीं हो सकता है। y इज सन ऑफ x हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद से तीसरा ट्रांजिटिव। तो तीसरा ट्रांजिटिव में है लेट x कामा वाई वाई कामा जेड बिलोंग्स टू r। यदि x कामा वाई वाई कामा जेड बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हो गया? x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z। यदि x कामा वाई आर में है तो x इज फादर ऑफ y एंड y कामा जेड तो y इज ए फादर ऑफ x। अब यहाँ से देखिए, x किसका पिता है? y का, और y किसका पिता है? z का। मतलब x क्या हो जाएगा? ग्रैंड फादर होगा z का, ठीक ना। x इज यहाँ से देखिए, x किसका है फादर? y का, और y किसका फादर है? z का। सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पर हो गया कौन? सनी हो गया। सनी ले लीजिए भाई, सनी नाम का लड़का है, सही है,
सनी हो गया यहाँ पर सनी, जो भी जैसे लिखता हो SUNNY लिख लीजिए। यहाँ सनी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सनी के फादर हो गए, और यहाँ पर क्या हो गए, जेड उसके ग्रैंडफादर हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, वाई इज फादर ऑफ, सॉरी यहाँ पर जेड, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर सनी हैं, सनी के यहाँ पर पापा हैं, और यहाँ पर इसके पापा हैं। तो ध्यान से देखिए, ये छोड़ो, ये सब कहानी फिट नहीं बैठ रहा है। ध्यान से देखिए, x इज ए फादर ऑफ y। ध्यान से देखिए, x इज फादर ऑफ y मतलब x क्या है, y का फादर है। x क्या है, y का फादर है, और y क्या है, z का फादर है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि राम नाम का लड़का है, राम के पापा यहाँ पर हैं और इसके पापा यहाँ पर हैं। इसका मतलब ये राम के क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो जाएंगे, ठीक ना। क्या हो जाएगा, x इज ए ग्रैंडफादर ऑफ z। तो x जब ग्रैंडफादर हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कह रहा है कि यदि x फादर है z का तब तो इसमें होता है, लेकिन x चूँकि ग्रैंडफादर हो गया तो किसका, z का, इसलिए x का z क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, राम नाम का लड़का है, देखो भाई सनी का नाम लिए तो मैप नहीं बन रहा था, लेकिन राम नाम लिए तो बन गया। तो राम में जो शक्ति है और सनी में जो मतलब वो नहीं है, सनी तो भाई पनौती हो गया यहाँ पर। देख लिए, राम जब यहाँ पर नेम जेड है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x इज फादर ऑफ y, ठीक है ना, और y इज फादर ऑफ z। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y क्या है, राम का पिता है और इनके पिता ये हैं। तो कनेक्ट करोगे तो z के x क्या हो जाएगा, इस z का ग्रैंडफादर हो जाएगा। और आपको बताया गया कि इस रिलेशन में यदि x फादर है y का तब तो वो ऑर्डर पेयर होगा, x चूँकि ग्रैंडफादर हो गया z का तो x, z r में नहीं होगा, और यदि x, z r में नहीं है इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, चलिए ठीक, यहाँ तक आज करते हैं। चूँकि क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए टाइम लगा, फिर हम आएंगे, टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। पर पूरा जून पढ़ाएंगे, मई भी पढ़ाएंगे, पूरा जून भी पढ़ाएंगे। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि फंक्शन सबसे अच्छा, सबसे टफ और सबसे परेशान करने वाला टॉपिक बच्चों के लिए होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। सॉल्यूशन इसके थ्योरेटिकल होते हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा करने में ये फील करते हैं कि करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जहाँ भी थ्योरेटिकल सॉल्यूशन की बात आ जाती है बच्चे उसमें क्या होने लगते हैं, थोड़ा सा नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप नर्वस मत होइए, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो नहीं देखेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और यदि वीडियो देख रहे हैं तो शेयर और लाइक और डिसलाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।